माई सेल्फ सलोनी जी। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का जो हमारे पास में थर्ड चैप्टर है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उसको रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, उसके अंदर देखो हमारे पास में जमींदारी सिस्टम था, जिसके अंदर क्या हो रहा था, जो जमींदार थे वो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, लैंड होल्डिंग्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल और बिखरी हुई लैंड होल्डिंग्स थी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रहा था। इसके बाद में हमारे पास में सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, वहाँ पे मतलब कि सिर्फ फार्मर की खुद की और खुद की फैमिली की नीड्स ही फुलफिल हो पा रही थी, सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन हो पा रहा था। बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे थी एंड लैक ऑफ मोटर इनपुट्स, हमारे पास में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ठीक है, तो ये सब हमारे पास में प्रॉब्लम्स थी। इसी के चलते हमारे पास में दो तरह के रिफॉर्म्स आए थे। एक थे हमारे पास में लैंड रिफॉर्म्स, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, एंड दूसरा हमारे पास में है टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर देखो सबसे पहले क्या था, एक तो हमारे पास में जैसे जमींदारी सिस्टम था, तो इसको सबसे पहले क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो इंटरमीडिएरीज थे जिनको हम जमींदार जो बोलते हैं, उनको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, मतलब उनको हटा दिया। उससे क्या हो गया, जो उनके पास में लैंड थी वो उनसे लेके वापस से किसको देने लगे, फार्मर्स को देने लगे। इसके चलते करीब 200 लाख टेनेंट्स को उनकी लैंड वापस मिल गई एंड अब वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं सीधा सीधा गवर्नमेंट को, मतलब एज ए टैक्स वो किसको दे रहे हैं, सीधा गवर्नमेंट को, ना कि जमींदार्स को। इसके दो फायदे थे, एक तो एक्सप्लोइटेशन बंद हो गया, और दूसरा क्योंकि फार्मर्स के पास में उनकी लैंड खुद के पास में आ गई, तो उनको एक तरीके से इंसेंटिव मिल गया कि अब वो क्या करेंगे, जो भी अर्न करेंगे वो उस लैंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, एंड जिसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स जो है ना, उसके ऊपर एक सीलिंग लगा दी। सीलिंग मतलब क्या होता है, एक अपर लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम होल्डिंग किसी के पास में कितनी हो सकती है, मतलब किसी भी फार्मर के पास में मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स कितनी हो सकती है, उस पर ही सीलिंग लगा दी। अगर उससे ज्यादा किसी के पास होती है तो उनसे वो एक्स्ट्रा लैंड लेके, जिनके पास में बिल्कुल भी लैंड नहीं थी, उनको वो क्या कर रहे थे, अलॉट कर रहे थे। ठीक है, फिर हमारे पास में है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे स्मॉल, हमारे पास में क्या था, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, तो उसमें क्या हो रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहता। तो इसके चलते क्या किया कि जैसे किसी फार्मर के पास में छोटी छोटी लैंड है अलग अलग जगह पे, तो उसको एक जगह लैंड अलॉट कर दी, जिसकी वजह से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए हमारे पास में। इसके बाद में है रेगुलेशन ऑफ रेंट। पहले तो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा हाई रेंट चार्ज कर रहे थे, हाई लैंड रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे जमींदार। ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पर इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हो गया, जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया था, एंड उसके बाद में ना रेंट को रेगुलेट कर दिया कि 1/3 से ज्यादा नहीं, मतलब जो भी वैल्यू ऑफ क्रॉप हमारे पास में होगी उसका 1/3 से ज्यादा नहीं देना है, एंड जो भी देना है, जो रेंट देना है, वो सीधा सीधा किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। इसके बाद में लास्ट हमारे पास में कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स है वो मिल के क्या कर सकते हैं, मतलब वो मिल जाए, मिल के वो फार्मिंग करे। उससे क्या होगा ना, जैसे अगर वो कोई चीज परचेज करने गए तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और वैसे जब वो सेल करने जाएंगे तो एक तो एक जना सेल करने जाता है, तो हो सकता है कि उसको बार्गेनिंग पावर उसकी नहीं हो इतनी स्ट्रांग, और हो सकता है उसको कम दाम में वहां पे जाके सेल करना पड़ जाए। लेकिन अगर बहुत सारे फार्मर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फार्मर्स का प्रोड्यूस जो भी वो इकट्ठा करेंगे वो मिल जाएगा, तो उसकी वजह से उनके पास में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में थे लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में है टेक्निकल रिफॉर्म्स। जैसे हमारे पास में लो प्रोडक्टिविटी थी, लेक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हमारे पास में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास में है टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसमें अंदर क्या था, हमारे पास में HYV टेक्नोलॉजी आई। HYV टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आ गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन जो था बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन रख दिया। ये हमारे पास में कब आया था, 1967-68 के अंदर आया था। HYV टेक्नोलॉजी के अंदर था क्या, HYV सीड्स हमें चाहिए थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये हमें चाहिए थे, एंड हमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज इसके अंदर चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था ना, ये दो फेजेस में आया था। ठीक है, जैसे 1967-68 में ही शुरू हुआ था, तो ये दो फेजेस में आया था, मिड 60s से मिड 70s का, एंड मिड 70s से मिड 80s का, दो फेज में आया था। तो जो शुरुआत का जो फर्स्ट फेज है ना, ये मिड 60s से मिड 70s का, इस टाइम पे क्या था ना, ये सिर्फ 3 ऐसे स्टेट्स जो हमारे पास में, जिसको हम टैब से याद कर सकते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन 3 स्टेट्स के अंदर ही बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला, बहुत अच्छा राइस देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि ना HYV सीड्स के अंदर बहुत अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह चाहिए होती है, तो ये वहीं पे थी, एंड इसके अंदर काफी ज्यादा कॉस्टली ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी आते थे। ठीक है, इसीलिए सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे।
तो इसीलिए शुरू के 10 सालों के अंदर तो क्या हो रहा था ना, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स के अंदर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला, बाकी सब जगह अच्छा देखने को नहीं मिला। फिर मिड 70s 80s के अंदर क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके अंदर सब्सिडीज देना शुरू किया, या फिर इंटरेस्ट मतलब काफी कम रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करके लोन प्रोवाइड करना शुरू किया, ताकि जो फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी क्या करे, इसको अफोर्ड करे, एंड इसके चलते क्या करे, वो भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 फेजेस के अंदर हमारे पास में क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। अब इसके बाद में क्या था, एक और चीज यहाँ पे है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके हमारे पास में क्या गेन्स है और क्या लिमिटेशन है। मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ठीक है, तो उससे हमें क्या फायदे मिले। सबसे पहले हमारे पास में स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें राइस देखने को मिला। ठीक है, व्हीट और राइस और जो मतलब ये कुछ ऐसे हमारे पास में है जिसके अंदर काफी अच्छा राइस हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में सब्सटेंशियल राइज इन एकड़ एज। एकड़ एज का मतलब क्या हो गया, देखो एकड़ एज होता क्या, जैसे अगर एक क्रॉप ग्रो करी है आपने, तो उसके बाद में आपको दूसरी क्रॉप ग्रो करने से पहले ना कुछ टाइम के लिए सॉइल को आइडल छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए सॉइल को यूं ही छोड़ना पड़ता है ताकि सॉइल क्या कर सके, रीगेन कर सके फर्टिलिटी को। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फेलोइंग। फेलोइंग का मतलब क्या होता है कि आपने अगर एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर दी तो दूसरी क्रॉप ग्रो करने से पहले, ठीक है, आपको उस लैंड को कुछ टाइम पीरियड के लिए आइडल छोड़ना पड़ेगा, फ्री छोड़ना पड़ेगा, ताकि सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। ठीक है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स आने के बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, एंड हमारे पास में क्या हो गया, रिड्यूस्ड टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। मतलब कि सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में जो हमारा टाइम लग रहा था वो टाइम कम हो गया, फेलोइंग यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, एंड लास्ट हमारे पास में डबल क्रॉपिंग इज पॉसिबल। डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे एक क्रॉप ग्रो करी, उसको उसको हमने हार्वेस्ट किया, उसके जस्ट बाद में हम दूसरी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास में HYV टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, इसके बाद में है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम सिर्फ जो फार्मर्स है वो सिर्फ खुद की और खुद की फैमिली की नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, HYV की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा तो अब इतना सारा जो प्रोडक्शन है, जो भी आउटपुट हुआ है वो सारा का सारा घर में कंज्यूम तो नहीं हो सकता है, ओन कंजम्पशन में तो काम आ नहीं सकता है। तो जो भी सरप्लस बचता था उसको वो मार्केट में सेल करते थे, उससे वो कैश उनके पास में इनकम जनरेट होती थी। ठीक है, तो जो मार्केट में वो सरप्लस सेल करते थे उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, इसके बाद में है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स का भी आउटलुक मतलब नजरिया बदल गया। पहले फार्मर्स को लगता था कि एग्रीकल्चर जो है इसमें किसी भी तरह से इनकम जनरेशन नहीं हो सकती, इनकम का सोर्स नहीं मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ और कमर्शियलाइजेशन की तरफ वो शिफ्ट होने लग गए, एंड एग्रीकल्चर से भी वो इनकम अर्न करना शुरू हो गए। ठीक है, फिर है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। ये सबसे अच्छा गेन हमें देखने को मिला ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या था कि हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहे फूड ग्रेन्स या फिर किसी के एसेंशियल्स के लिए। ठीक है, तो हम इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे कि हमें फूड ग्रेन्स के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, एंड हमारे पास में बफर स्टॉक भी बचने लगे। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा में स्टॉक जो गवर्नमेंट के पास में रहता है, जिसको या तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन शॉप्स में काम में लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर्स, इमरजेंसीज, वो वहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है हमारे पास में कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन था ना, ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए था, जैसे व्हीट और राइस, इन 2 में ही देखने को मिला। एंड बाकी जो हमारे पास में कमर्शियल क्रॉप्स है, जूट, कॉटन, ये सब जो है उनके अंदर हमें बहुत अच्छा राइस देखने को नहीं मिला। ठीक है, सेकंड हमारे पास में अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब यहाँ पे है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये जो HYV टेक्नोलॉजी का यूज है ये पूरी तरीके से सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। मतलब कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, एंड कुछ स्टेट्स जैसे ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, मतलब पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरफ तो बहुत अच्छा देखने को मिला, बाकी जैसे उड़ीसा है, यूपी है, वहां पे कुछ भी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। फिर है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। इस पॉइंट का मतलब देखो, फार्मिंग पॉपुलेशन ऑल्दो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमारे जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग के अंदर इंगेज है, लेकिन यहाँ पे फिर हमने लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन क्यों लिखा है, ये इसलिए है क्योंकि जो रिच फार्मर्स है, जिनके पास में बहुत बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग्स है, वो लिमिटेड ही है, पर उसके उनके पास में क्या है, लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर हमें राइज इन प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा देखने को मिल गया। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये हमारे पास में टोटल लैंड एरिया है, ठीक है, 100%, तो जो 5% लोग है ना, जो रिच फार्मर्स है, उनके पास में 90% लैंड होल्डिंग्स है। ठीक है, और जो 95% जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास में 10% लैंड होल्डिंग्स है। ये ऐसा हो रहा था, इसकी वजह से क्या होता था ना, जो
जो HYV टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे वो फार्मिंग पॉपुलेशन लिमिटेड ही थी, ठीक है। एंड इसी वजह से हमारे पास में फोर्थ पॉइंट आ गया इकोनॉमिक डिवाइड, मतलब इकोनॉमिक गैप जो था रिच और पुअर के बीच में और ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि जो रिच फार्मर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा एंड उनके धीरे धीरे इनकम जनरेशन और अच्छी होने लगी एंड वो और ज्यादा रिच होने लगे, और जो पुअर फार्मर्स थे जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो धीरे धीरे और पुअर होने लगे, इसलिए जो इकोनॉमिक डिवाइड है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ देनी चाहिए और कुछ बोलते हैं नहीं देनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं नहीं देनी चाहिए उनके क्या रीजन है? पहली चीज तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या होता है ना, मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स, मतलब कि जिस तक वो बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए वहां तक तो वो पहुंचते नहीं, बीच में ही करप्शन से जाते हैं या फिर कोई और उसके बेनिफिट्स ले लेते हैं जिनको सच में उसकी जरूरत ही नहीं होती, और जिनको सच में वो सब्सिडीज मिलनी चाहिए वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। एंड इसके बाद में है वेस्टफुल कंजम्पशन। देखो, जब कोई चीज ना सब्सिडीज मिल रही है या फिर कोई चीज हमें कम रेट में मिल रही होती है ना, तो उसको हम उतना उतना एफिशिएंटली या उसका उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, हम उसका बहुत ज्यादा वेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सब्सिडीज जो लोग बोलते हैं कि नहीं देनी चाहिए, वो ये लोग बोलते हैं कि सब्सिडीज अगर देंगे तो उससे क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा वेस्टफुल कंजम्पशन वहां पे हो रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि सब्सिडीज देनी चाहिए उनका क्या पॉइंट है? उनका पॉइंट बस इतना है कि जो इनइक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक गैप है, वो धीरे धीरे कम तभी होगा ना जब जो पुअरर सेक्शंस है उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी। यहाँ पे बात इतनी सी है कि सब्सिडीज को बंद नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, बस इस चीज को इंश्योर करो कि जिनको सच में वो सब्सिडीज मिलनी चाहिए उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। ये हमारे पास में पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर था। इसके अंदर एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रह गया है, वो है पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ये जो भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे ना, इनका पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मतलब पूरी तरीके से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, पार्शियली इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था ना, जैसे यहाँ पे ये सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स है, ये एक लिमिट लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि अपर लिमिट एक फिक्स कर दी कि मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स आप इतनी ही रख सकते हो। अब वो क्या रहा था, जब ऑफिसर जा रहे थे चेक करने के लिए कि लैंड होल्डिंग्स किसकी ऑनरशिप्स, वो लोग जब ट्रांसफर कर रहे थे, जब वो ऑनरशिप दे रहे थे, तो जो जमींदार थे ना उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स वहां पे काम करते थे ना उनको एविक्ट कर दिया, मतलब उनको बाहर निकाल दिया। एंड उन लोगों ने ऐसा दिखाया कि यहाँ पे तो हम ही क्या है, फार्मर्स है, हम ही यहाँ पे कल्टिवेटर्स है। तो उन लोगों ने क्या किया, लैंड होल्डिंग्स जो भी लैंड थी उन्होंने अपने नाम कर ली। दूसरा क्या था, यहाँ पे जैसे लिमिट है, अपर लिमिट फिक्स है, तो उन्होंने क्या किया, इस अपर लिमिट को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। अब कोर्ट के अंदर जब तक केस चल रहा है तो उनके पास में इनफ टाइम मिल गया कि वो इस पूरी सिचुएशन से कैसे भी बच के निकल जाए। एंड इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो रिलेटिव्स है, उनके जो क्लोज रिलेटिव्स है, उनके नाम पे जो भी उनकी एक्स्ट्रा लैंड थी उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से कुछ लूप होल्स यहाँ पे रह गए थे, इसीलिए जो लैंड रिफॉर्म्स थे इसका पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ही हमारे पास में हो पाया, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास में सेकंड पोर्शन है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। एंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। दैट्स इट।